साल का सबसे बड़ा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सही सुना, इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2025 जाता हुआ 2026 आता हुआ सबसे बड़ा ऑफर। इससे बड़ा ऑफर अभी तक नहीं आया है चंदू सर की क्लास के मंच पर। इतिहास के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 28 तारीख से 5 जनवरी तक यह ऑफर रहेगा। ठीक है, जिसमें इतिहास विषय का अगर आप अर्जुन बैच लेते हैं, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की कक्षाएं इसमें उपलब्ध है। इस बैच की प्राइस वैसे 10,000 रुपए होती है, पर 2,500 का डिस्काउंट मिलने के बाद में 7,499 रुपए का रहने वाला है। हमारा प्रहार बैच जो लाइव बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, पूरे राजस्थान में लाइव बैच कोई नहीं बता रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव बैच। वैसे इसकी फीस 7,000 रुपए है, पर 2,000 डिस्काउंट करने के बाद में प्राइस हो जाती है 4,999। इतिहास का विरासत बैच जो है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। यह भी नए सिलेबस के आधार पर ही है। इसमें प्रहार बैच की जो क्लासेस होती है, इन क्लासेस को ही रिकॉर्डेड तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। यह बैच केवल और केवल 4,000 रुपए का ही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रहार बैच के विद्यार्थी अगर कोई क्लास नहीं ले पाते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहती है उसी प्रहार बैच में, जिसे अनलिमिटेड बार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन का कॉम्बो पैक है। इतिहास दर्शन है प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का जीके का बैच केवल 599 का है। सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास है। अभ्यास टेस्ट सीरीज है आपकी 799 की। पीजीटी टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है, राजस्थान इतिहास का वीर बैच है 499 का, और मूल्यांकन टेस्ट सीरीज रहने वाली है 199 रुपए की। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत। याद रखिएगा, नए साल का यह ऑफर 28 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आनंद ले रहे हो ना मौसम का? बड़ा जबरदस्त अभी मौसम चल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। हमने बात करी थी कल औद्योगिक क्रांति में तीसरे नंबर की क्लास की। आज हमारी चौथी क्लास है, नई शक्ति का विकास कैसे हुआ। थॉमस सेवरी ने सबसे पहले माइनर्स फ्रेंड यानी कि एक खनक मित्र नाम का इंजन बनाया। भाप का इंजन था, ठीक है, और प्रयोग खानों से पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। थॉमस न्यूकोमेन ने वाष्प इंजन या एक और भाप का इंजन बनाया। खर्चीला था, उपयोग में कम आया। इसमें सुधार करके जेम्स वॉट ने भाप या वाष्प इंजन बनाया। हल्का था, कम खर्चीला था, उपयोगी था, परिणाम स्वरूप यह प्रचलन में ज्यादा आया। जेम्स वॉट के द्वारा ही बर्मिंगम इंग्लैंड में सोहो फाउंड्री नाम से एक इंजन का कारखाना लगाया, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा थी। सर्वप्रथम अश्वशक्ति का सिद्धांत दिया। एक अश्वशक्ति, एक घोड़ा, 1 मिनट में एक पीठ तक 33,000 पौंड यानी कि 14,969 किलोग्राम क्षमता का वजन ले जाने में सक्षम होता है। क्लियर हो गई? ये हमने पूरा आपको बताया, जेम्स वाट भाई साहब। ठीक है, इसके बाद लोहा इस्पात, अब्राहम डर्बी, प्रथम डर्बी। 1709 में धमन भट्टी, सर्वप्रथम कोक का उपयोग किया था। यह पत्थर के कोयले का परिष्कृत रूप होता है जिसमें धुआं कम और ऊर्जा ज्यादा होती है। अब्राहम डर्बी प्रथम डर्बी का पुत्र द्वितीय डर्बी कहलाया है। ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की तकनीक हेनरी कोट, आलोधन भट्टी या पडलिंग विधि और बेलन मील। जॉन विल्किंसन, लोहे के उपकरण। अब्राहम डर्बी जिसे तीसरा डर्बी कहते हैं, इसने 1779 में जो है वह आयरन ब्रिज का निर्माण किया था। और यह आयरन ब्रिज इंग्लैंड के कोलबुकडेल में सेवर नदी पर बनाया गया था। इसके बाद हेनरी बेसेमर प्रक्रिया, इस्पात स्टील बनाने की प्रक्रिया थी। हल्का, उपयोगी, मजबूत, जंगरोधी और सस्ता हुआ करता था। तो यहाँ तक हम हमारी बात को रख चुके थे मेरे प्यारे साथियों। आइए आगे की परिचर्चा आप सभी प्यारे साथियों के साथ यहाँ पर करते हैं। देखिए, हमने कल जब बात की आप सभी प्यारे साथियों के बीच में कि सर इस क्षेत्र में यह परिवर्तन आया, ठीक है, लोहे के क्षेत्र में यह आया, इस्पात के क्षेत्र में यह आया, नई शक्ति के क्षेत्र में यह परिवर्तन आया, वो सब बातें हमने आपके साथ की। आज हम बात करते हैं कि सब तरफ से विकास हो रहा है लेकिन परिवहन के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिएगा, परिवहन के क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किस प्रकार इस क्षेत्र में विकास हुआ और किस प्रकार समय ने अपने अनुसार करवट ली, ये बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ।
यहाँ की शुरुआत होती है मकाडम से। एक व्यक्ति था मकाडम, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसने सड़क निर्माण की एक पद्धति खोजी जिसे मकाडम प्रणाली या मकाडम सिस्टम कहते हैं। शुरुआत करते हैं सर। नंबर 1 मकाडम, लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है मकाडम। कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड निवासी, और इसने खोजी मकाडम प्रणाली। ये क्या है? सड़क निर्माण की तकनीक, कि सड़क जो है वह कैसे बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इस बात की सबसे पहले जानकारी मकाडम महोदय के द्वारा दी गई थी। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, मकाडम ने क्या मेथड दिया था सड़क बनाने का। सर ये है मकाडम मेथड से बनाई जाने वाली सड़कें। आप देखिए, सबसे पहले इस तरह से सड़कों का निर्माण किया जाने लगा कि भाई सबसे पहले जो है मोटे मोटे पत्थर रखे जाए, फिर उनके ऊपर बारीक पत्थर, फिर गिट्टी रखी जाए, फिर मिट्टी भरी जाए, और फिर उसके ऊपर डामरीकरण किया जाए। तो इस तरह से सड़क बनाई गई। स्कॉटलैंड में सबसे पहली सड़क बनी थी दुनिया में, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मकाडम वह व्यक्ति है जो मकाडम प्रणाली से जुड़ा हुआ है, और मकाडम प्रणाली जो है वह सड़क निर्माण की तकनीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मकाडम प्रणाली क्या है, तो याद रखिएगा यह सड़क निर्माण की एक तकनीक होती है। ठीक है, सब कुछ हुआ। अब मेरे दोस्त याद रखिएगा, एक व्यक्ति आया, नाम था जेम्स ब्रिंडले। ठीक है, जेम्स ब्रिंडली का सहयोगी हुआ करता था जॉन गिलबर्ट। इन लोगों ने सबसे पहले 1761 में नहर बनाने की तकनीक बनाई। सबसे पहली जो नहर बनी थी यह वर्सली कैनाल थी, जो वर्सली से मैनचेस्टर के बीच में बनाई गई थी, वो नहर। अब नहरें बनी तो मेरे दोस्त क्या हुआ? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। सिंचाई की जब सुविधा उपलब्ध हो गई तो उत्पादन बढ़ा। यानी कि आप इस चीज को नोटिस करिए कि एक दूसरे से सभी चीजें जुड़ी हुई है जी। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, यह कनेक्टेड है। एक व्यक्ति का नाम जेम्स ब्रिंडली, जेम्स ब्रिंडली, और जेम्स ब्रिंडली का सहयोगी था जॉन गिलबर्ट। नाम याद रहेगा ना, जेम्स ब्रिंडले, और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त याद रखिएगा जॉन गिलबर्ट। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले 1761 में नहर बनाने की तकनीक प्रारंभ की। तो लिखिएगा, नहर बनाने की तकनीक खोजी। और ये घटना कब की है? तो मेरे दोस्त ये घटना है 1761 की। कब की है? याद रखना, 1761 में। प्रथम नहर जो बनाई गई उसे हम कहते हैं वर्सली कैनाल। वर्सली कैनाल, कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर। और ये जो वर्सली कैनाल है, यह मेरे प्यारे साथियों इतिहास में वर्सली से मैनचेस्टर के बीच हुआ करती थी। तक, ठीक है। तो विश्व के इतिहास में सबसे पहले नहर बनाने की तकनीक जेम्स ब्रिंडले
और जॉन गिलबर्ट के द्वारा खोजी गई 1761 में। नहर बनाने की तकनीक खोजी। पहली नहर वर्सली कैनाल थी, जिसे हम वर्सली नहर कह सकते हैं। यह इंग्लैंड में वर्सली से मैनचेस्टर के बीच बनाई गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, इस दौरान बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया। परिवर्तन क्या आया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इंग्लैंड में ही अकेले, केवल इंग्लैंड में 1788 से लेकर के 1796, यानी कि लगभग 8 सालों का जो यह काल था, यह नहरोन्माद का काल माना जाता है। नहरोन्माद का काल क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति नहर से मोटिवेट होने लगा, इसीलिए कैनाल मोनिया इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनाल मेनिया कहा जाता है। ठीक है, लोग नहरों के पीछे पागल हो गए। तो मेरे दोस्त 1788 से 1796 तक ब्रिटेन में ही 46 यानी कि 46 नहर बन चुकी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कितनी नहरें बनी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जी, 46 नहरें बनी थी। लिख लो यहां तक। मैं इसका चित्र आप लोगों को दिखा देता हूं नहरोन्माद के काल का। जेम्स ब्रिंडले, भैया ये है जी, ये है दुनिया की पहली नहर, जिसे हम वर्सली कैनाल कहते हैं। और यह वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले नहर बनाई थी। याद रखिएगा, यह है जेम्स ब्रिंडले। ठीक है, और ये जेम्स ब्रिंडले के द्वारा बनाई गई वर्सली कैनाल है। ठीक है, यह व्यक्ति कौन है? तो यह है जेम्स ब्रिंडली, और ये है मेरे दोस्त वर्सली कैनाल। ठीक है, चलिए अब यहां पर नोट करके आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1788 से 1796 ईस्वी के काल को नहरोन्माद, डेट इज कैनाल मेनिया, का काल कहते हैं। इस दौरान कुल 46 नहरें बनाई गई थी। कितनी नहरें बनी थी? 46। ठीक है, ये जेम्स ब्रिंडले है। दुनिया ने नहरों को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त वहां के किसान हमारी तरह किसान थोड़ी थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप एक चीज नोटिस करिएगा, कभी आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो किसान है ना, वह किसान खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। अरे भैया, उनका खेतों का क्षेत्रफल ही इतना होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इतने कम समय में नहीं जा सकते। तो इसीलिए वह किसका प्रयोग करते हैं? वह हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, नहरोन्माद का काल कहते हैं किसानों के पास पैसा बहुत था, तो परिणाम स्वरूप उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहरों के निर्माण के लिए किया। कई सारी बड़ी नदियों से नहरें निकाली गई थी, क्योंकि उस तरह कोई राजनीतिक या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आपके पास पैसा है तो आप नहरें बना सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिखिएगा। चलिए, इसके बाद महत्वपूर्ण एक घटना घटित होती है, और घटना घटित होती है जिस व्यक्ति के द्वारा, उसका 3 नंबर होगा यह। उस व्यक्ति का नाम आता है फर्दिनांद द लेस्सेप। यह मूल रूप से फ्रांस का रहने वाला एक इंजीनियर था, जिसने भूमध्य सागर से लाल सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर बनाया। स्वेज नहर उस समय उद्घाटन हो चुका था जब भारत में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है, 1869 में। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं फर्दिनांद द लेसेप।
फ्रांस का इंजीनियर। इसने 1869 ईस्वी में क्या बनाई भाई साहब? स्वेज नहर। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। स्वेज नहर किसने बनाई थी? फर्डिनांड द लेस्पेस ने बनाई थी। क्लियर हो गई। ये भूमध्य सागर से को लाल सागर से जोड़ा करती थी, और इस स्वेज नहर के निर्माण के बाद यूरोप और भारत के मध्य की जो डिस्टेंस थी यह 1/3 कम हो गई। लाल सागर से भूमध्य सागर तक। रेड शिया टू मेडिटेरियन शिया। इसके निर्माण से भारत व यूरोप के मध्य 1/3 दूरी कम हो गई। अब सोचो कितना, मतलब पहले क्या होता था ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर ये यूरोप है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप मान के चलिएगा ये अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट आ जाता है, और यहाँ पर ये हमारा भारत आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था ना, यहाँ पर है आपका लाल सागर, यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। तो पहले अगर यूरोप से कोई जहाज आएगा तो भाई साहब वो इस तरह से चक्कर लगा करके आएगा। स्वेज नहर के निर्माण से ये रास्ता खत्म हो गया, और ये जहाज जो है वो यहीं से सीधा भारत आने लग गया। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। सीधा अब यहाँ से भारत आने लगा, तो उसको एक लंबा चक्कर उत्तर आशांतरीप तक होते हुए, यानी कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक आने की आवश्यकता नहीं रही, ठीक है ना। अब वो सीधा कहाँ आने लगा? भारत आने लगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था अपने आप में। यह परिवहन के क्षेत्र में एक आमूल चूल परिवर्तन माना जाता है। मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ सर। देखिए सर, ये है स्वेज नहर, शायद आपको नजर आ रही होगी। आप देखिएगा ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पर ये लाल सागर है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है, क्योंकि भाई देखो अपना काम नहीं है ना ये सब। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपके भूमध्य सागर, और यहाँ पर आएगा आपके लाल सागर, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। ये देखिए सर, ये बीच में बनाई गई स्वेज नहर इजिप्ट से होती हुई, यानी कि मिस्र से होती हुई ये बनाई गई थी। ये पूरा एक और नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ये रेड सी है, और ये बीच में यहाँ पर तैयार की गई है जी आपकी स्वेज नहर, इस जगह पर, ठीक है। तो ये इजिप्ट का लगता हुआ भाग है, ठीक है। अब स्वेज नहर दिखती कैसी है भाई साहब? हमारे गाँव की नहरों की तरह थोड़ी है। स्वेज नहर ऐसी होती है, आप देखो, ये है सर स्वेज नहर। इस तरह से भारी भारी जहाज इसके माध्यम से यात्रा करते हैं, और इन्हें आगे धकेलने के लिए छोटी नौकाएं वहां पर कार्य करती है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ। ये है स्वेज नहर। बड़ा गजब का है सर। कभी इसका वीडियो देखिएगा। भी कुछ समय पहले एक जहाज यहाँ पर फंस गया था, और लंबे समय तक वो फंसा रहा था। परिणाम स्वरूप जो है स्वेज नहर में यातायात जो है लगभग 20 से 22 दिन तक बाधित रहा था, ठीक है। एक तरफ भूमध्य सागर है, ये लाल सागर की ओर यात्रा कर रहे हैं, और इसका निर्माण करवाया था फर्दिनांड द लेसेस नाम के इंजीनियर ने, जो फ्रांस का रहने वाला था। स्वेज नहर बनाई थी 1869 में। लाल सागर से भूमध्य सागर तक यह नहर हुआ करती थी। लिख लो। लिख लिया। चलो, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, नाम है रॉबर्ट फुल्टन। बताओ भाई व्यक्ति कौन है? याद रखना, रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन
सर रॉबर्ट फुल्टन ने क्या काम किया? अमेरिका का रहने वाला था यह। 1807 ईस्वी में इसने पहली वाष्प चालित नौका बनाई और इस नौका का नाम था मेरे दोस्त क्लेमोंट। ठीक है, इसे कुछ इतिहासकार क्लेमोंट भी कहते हैं। सबसे पहले ये अमेरिका की हडसन नदी में चलाई गई थी। जब लोगों ने पहली ऊर्जा से चलने वाली नौका क्लेमोंट को देखा जो 1807 में अमेरिका की हडसन नदी में चलाई गई, लोगों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। व्हाट इज दिस? यह किसी मनुष्य का काम नहीं है। आलोचना करने लगी है तो शैतान है। तो क्लेमोंट जो पहली विश्व की वाष्प चालित नौका थी, नाम था क्लेमोंट, उसे आलोचकों ने शैतान का औजार नाम दिया था। तो लिखिएगा, रॉबर्ट फुल्टन कहाँ का था? अमेरिका का रहने वाला था और इसने 1807 ईस्वी में क्या बनाई? तो याद रखिएगा, विश्व की प्रथम वाष्प चालित नाव बनाई। ठीक है, और इस नाव का नाम क्या था? तो याद रखना, क्लेमोंट। क्लेमोंट। इसे अमेरिका की हडसन नदी में चलाया गया था। आलोचकों ने इसे शैतान का औजार कहा। कहाँ चलाया गया भाई साहब? अमेरिका की हडसन नदी में चलाया गया था। नाम था क्लेमोंट और इसे क्या कहा गया? शैतान का औजार कहा। वही है ना साहब, जो लोग नहीं जानते हैं वो आलोचना करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे जीवन में भी होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? ये हमारे जीवन में भी होता है। ये है सर रॉबर्ट फुल्टन, जिसे आप देख रहे होंगे, और इसने जो नौका बनाई थी वह है क्लेमोंट, और यह है क्लेमोंट की नौका। आप देखिए सर, अमेरिका का ध्वज इस पे लगा हुआ है, और जब इसे चलाया गया तो इतनी तेज गति से धुआं निकला तो एक तरह से लग रहा था कि कोई दानव जो है, राक्षस जो है, वो फुफकार रहा हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसीलिए से क्या कहा गया? शैतान का औजार कहा गया था। ये भाई साहब कौन है? फुल्टन महोदय है यह। और ये क्या है? तो ये है क्लेमोंट। ये क्या है? ये है क्लेमोंट। लिख लो, क्लेमोंट। सर नदी में चलाई गई थी। अब एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है हरियाणा पीजीटी में था। क्या था कि विश्व की पहली ऐसी नौका कौन सी थी जो समुद्र पार गई थी? तो उसका नाम था साइरस या सीरियस। ठीक है, यह 1838 में अटलांटिक महासागर को यह 18 दिनों में पार कर लेती है। तो आइए एक नोट लगाते हैं। नोट, सीरियस या साइरस, ये क्या है? विश्व की पहली नाव जिसने किसी समुद्र को पार किया हो। 1838 ईस्वी में
इसने 18 दिन में अटलांटिक महासागर को पार किया था। विश्व की पहली नाव है जिसने किसी समुद्र को पार किया हो। 1838 में इसने 18 दिन में अटलांटिक महासागर को पार किया था। ठीक है, सीरियस या साइरस। भाई गजब का काम हो रहा था। ठीक है, लिख लो। चलिए, इसके बाद महत्वपूर्ण, रॉबर्ट फुल्टन के बाद एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम आता है, याद रखिएगा, रिचर्ड ट्रेविथिक। इसने फंपिंग डेवल नाम का एक इंजन बनाया। ठीक है, 1801 की बात है। जब ये चलने लगा तो वही धुआं निकालने लगा तो लोगों ने उसकी आलोचना की कि ये तो फुफकारने वाला दानव है। हाँ अध जल गगरी छलकत जाए। सर याद रखना, डेट इज रिचर्ड, नाम बहुत अटपटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड ट्रेविथिक। रिचर्ड ट्रेविथिक। ठीक है, इसने 1801 में फंपिंग डेवल बनाया। फुफकारने वाला दानव। ये जो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना, एक बात याद रखना, 4 से लेकर 5 सवाल आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये फंपिंग डेवल क्या था? एक प्रकार का इंजन था, यह लोकोमोटिव जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये है सर। अब आप देखो भाई साहब, इसका चेहरा देखकर ही नहीं लगता क्या कि ये एक दानव की तरह है जो जब भी चलता है तो धुआं निकालता है? वर्तमान की इंजन की तरह ही तो ना, इस वर्तमान में इंजन का भी तो ऐसा ही होता है, बस उसमें पहिए लगे हुए नहीं होते, लेकिन राउंड शेप में होता है, एक तरफ से जो है धुआं निकालना। जनरेटर देखा होगा ना, तो ये जनरेटर के जैसा ही है। ठीक है, तो ये है इंजन और ये है भाई साहब ट्रेविथिक। ट्रेविथिक लिख लो, ट्रेविथिक। लिख लिया? चले साहब, इसके बाद एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ हमारे बीच में। ठीक है, और वो आविष्कार था रॉकेट। रॉकेट क्या है? आप रॉकेट वो मत समझना ना भाई साहब, ये भाप का इंजन था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने इस रॉकेट नाम के भाप के इंजन का आविष्कार किया। अब अभी थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे कि जॉर्ज स्टीफेंसन, नाम बड़ा गजब का है, याद रखना। ठीक है, इसने किसका आविष्कार किया? 1814 में रॉकेट नामक भाप के इंजन का। 1814 ईस्वी इसने एक भाप का इंजन बनाया और इसका नाम क्या था? तो याद रखना, रॉकेट। अब आप कहोगे सर ये तो आपको नई शक्ति में लिखवाना चाहिए था, यहाँ पर आप इसे क्यों लिखवा रहे हो? कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है? अरे मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, भैया आवश्यकता क्यों नहीं है? इस रॉकेट इंजन को लगाया गया विश्व की पहली रेलगाड़ी
जो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में 1830 में चली थी, उसमें लगाया गया था। तो लिखिएगा इसे 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली रेलगाड़ी में लगाया गया था। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक यह गाड़ी चली थी, इसमें इसे लगाया गया था। यह भाप का इंजन था जिसका नाम था रॉकेट। चलो मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। सर सबसे पहले तो ये है जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, आपके समक्ष। बड़ा ब्रिलियंट व्यक्ति है सर, कोई दो राय नहीं है इसमें। और ये पहला इंजन है जो लगाया गया था। देखिए सर, ये है सर पहला इंजन। आपको रेल की पटरी नजर आ रही होगी, यहाँ पर रेल नजर आ रही होगी, रॉकेट नाम का यह इंजन नजर आ रहा होगा, पीछे कुछ बोगियां नजर आ रही है। बोगियां वर्तमान तरह की बैलगाड़ी के समान है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लगाया गया था और यह विश्व की, इसमें शायद एक लाइन में लिखाना भूल गया, यह विश्व की पहली रेलगाड़ी थी। यह विश्व की प्रथम रेलगाड़ी थी, ठीक है। अब मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूं जब ये दुनिया की पहली रेलगाड़ी चली, तो दुनिया कैसे इसमें बैठने के लिए लालायित होने लगी थी। देखिए सर, देख रहे होंगे, देखो साहब, ये है दुनिया की पहली रेलगाड़ी। इसमें इस तरह से ये इंजन लगा हुआ है, रॉकेट आपके समक्ष है। अरे बोलो, दिख रहा है? ठीक है, रॉकेट लगा हुआ है, चलाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, ओपन बोगी है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर इस तरह से रेल का विकास हुआ। ये पहला कंपार्टमेंट, फिर इसके बाद के हाई क्लास के कंपार्टमेंट है। यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और उस बैनर में लिखा हुआ है वेलकम इन रेल, ठीक है, रेल में आपका स्वागत है, ठीक है। तो शुरुआत में यह रेलगाड़ी जो है ना, मूल रूप से उन लोगों के लिए काम में ली जाती थी जो हायर क्लास के हुआ करते थे। आज आप एक बात बताइए, एरोप्लेन जो है, आज हर एक गरीब आदमी का एक सपना होता है कि भाई साहब मैं एरोप्लेन में बैठूं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। लेकिन क्या वह सपना एक समय पर पूरा हो पाता है? होता है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे आज भी याद है जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने माता पिता को वायुयान यानी कि एरोप्लेन में सफर करवाया था। सोचो आप, ठीक है। तो मेरे दोस्त जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप का इंजन बनाया, नाम था रॉकेट। 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक यह चली, रेलगाड़ी में लगाया गया। यह विश्व की पहली रेलगाड़ी थी। आप सोचिए, ये थे सर वह लोग जिन्होंने इस विश्व की पहली ऐतिहासिक रेलगाड़ी में कहीं ना कहीं सफर किया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आविष्कार आता है चार्ल्स गुडियर का। क्या नाम आता है? तो नाम याद रखना जी, चार्ल्स गुडियर, ठीक है। नाम क्या है? चार्ल्स गुडियर है। इनके द्वारा 1839 में रबड़ के टायर का आविष्कार किया गया। ठीक है, किसका आविष्कार किया? तो भैया याद रखना, रबड़ टायर। रबर टायर का जैसे ही आविष्कार हुआ तो मेरे दोस्त, जो ये मोटर व्हीकल होते हैं इनकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है। और यह आविष्कार कब किया गया था? 1839 ईस्वी में, रॉबर्ट, सॉरी, चार्ल्स गुडियर। सर ये है चार्ल्स गुडियर, अब देख लो, चार्ल्स गुडियर का चित्र आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। यही वह व्यक्ति हैं
जिन्होंने सबसे पहले रबड़ के टायर का आविष्कार किया था? मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग जो इसको पढ़ रहे हो ना, तो ये चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी इमेजेस के माध्यम से, ठीक है। अब एक व्यक्ति आया गैसोलीन। गैसोलीन ने 1880 में पेट्रोल का इंजन बनाया। लिखिए। गैसोलीन। इस गैसोलीन ने क्या बनाया सब? तो याद रखिएगा जी, पेट्रोल इंजन। कब बनाया? 1880 में बनाया। पेट्रोल इंजन, ठीक है, गैसोलीन ने बनाया। आप ऐसे याद रखो कि पेट में गैस बन जाती है तो फिर हम इंजन की तरह काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर दोस्त गैसोलीन, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हवाई यात्रा की। सबसे पहले नाम आता है काउंट वॉन जियलीन का, ठीक है। जिपलिन का, माफी चाहूंगा, काउंट वॉन जिपलिन जर्मनी का रहने वाला था और इसके द्वारा सबसे पहले वायुयान का डिजाइन तैयार किया, लेकिन वह डिजाइन जो है वह असफल रहा, ठीक है। तो लिखिएगा नंबर 8 के बाद नंबर 9, काउंट वॉन जिपलिन। जब विश्व में इस तरह के आविष्कार हो रहे थे तो हमारा भारत में ये कर हो क्या रहा था? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हमारे भारत के लोग जो है वह अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये हो रहा था सर। अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तब उस समय भारत में क्या हो रहा था? भैया भारत में अंग्रेजों से मुकाबला करने की तैयारी हो रही थी। ये भाई कहाँ का था? ये जर्मनी का रहने वाला था। नाम था काउंट वॉन जिपलिन और इसने वायुयान का डिजाइन तैयार किया पहली बार वायुयान का डिजाइन तैयार किया। असफल रहे, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक वायुयान, अब बताओ इन्होंने जर्मनी के काउंट वॉन जिपलिन के द्वारा जो वायुयान का डिजाइन तैयार किया गया, ये 19वीं शताब्दी में तैयार किया गया। ये भूल गए कबूतर, क्या भूल गए कि भाई साहब हमारे तो रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इनको कौन समझा? इसके बाद आते हैं राइट ब्रदर्स। अमेरिका के ओयो के रहने वाले थे। 1903 में बिल्वर और ऑरविले ने विश्व का पहला हवाई जहाज बनाया, ठीक है। चलो लिखो आगे। राइट बंधु, ठीक है। नाम क्या है? राइट बंधु। बिल्वर और ओलिवर। अमेरिका के ओयो के ओयो निवासी। और इन्होंने क्या किया? तो भाई साहब 1903 ईस्वी की बात है, इन्होंने वायुयान बनाया। दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता। अब इनको कौन समझाए? हमारे भारत में टीपू सुल्तान हुए हैं, ठीक है, मैसूर का राजा।
टीपू सुल्तान जो है भाई साहब वो रॉकेट उड़ाया करते थे, मिसाइल उड़ाया करते थे। अब बताओ इनको कौन समझाए हैं? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? इनसे 100 साल 120 साल पहले की घटना है। लेकिन वही है, हमारे लोगों को इतनी अहमियत नहीं मिल पाती है, इसका आज भी मुझे जो है बड़ा दुख है सर। यह है सर राइट ब्रदर्स, आप देख रहे होंगे। और इन्होंने जो विश्व का पहला हवाई जहाज बनाया वह कुछ इस तरह का था। अब देखिए, यह है सर विश्व का पहला हवाई जहाज। यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे होंगे, ये राइट ब्रदर्स है। एक का नाम ओलिवर, एक का नाम बिल्वर है, और एक का नाम ओलिवर है। ठीक है ना? ये बात थोड़ा सा, ओलिवर नहीं, ओलिवर तो तेल आता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक है, एक का नाम बिल्वर है, एक का नाम और विले है, और विले, और विले। ठीक है, इन्होंने इस तरह का हवाई जहाज बनाया। अब देखिए, ये हवाई जहाज का पहला फोटो है जो दुनिया में सबसे पहले राइट ब्रदर्स के द्वारा तैयार किया गया था। देख लो, ये दोनों राइट ब्रदर्स खड़े हुए हैं, देख रहे होंगे आप, और ये इनके असिस्टेंट है जो इनकी मदद किया करते थे। इसके बाद तो हवाई जहाज यानी कि वायुयान के वायु परिवहन के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आया था। क्लियर हो गई बात? चलिए, राइट ब्रदर्स और मेरे दोस्त, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई साहब? हमने पढ़ लिया कि परिवहन के क्षेत्र में किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन आया। अब मैं बात करना चाहूंगा संचार के क्षेत्र में विकास की, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। संचार के क्षेत्र में विकास, कम्युनिकेशन के जो है क्षेत्र, उसमें किस तरह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1840। एक व्यक्ति था रोलैंड हिल, इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने सबसे पहले डाक टिकट बनाया। आप ऐसे याद करो, हिल, हिल यानी कि पहाड़ी, पहाड़ी पर पहुंचना है तो हमें डाक टिकट चाहिए होगा। तो मेरे दोस्त, रोलैंड हिल ने 1840 में डाक टिकट बनाया। नंबर 1, रोलैंड हिल। ठीक है, ये कहाँ का था? ये भाई साहब इंग्लैंड का रहने वाला था, और इसने 1840 ईस्वी में किसकी खोज कर दी? तो याद रखिएगा जी, डेट्स कॉल्ड डाक टिकट, डाक टिकट की। ये देखो सर, ये है रोलैंड हिल, जिसने डाक टिकट लिखा और पहला पत्र भी खुद ने ही लिखा था। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? नाम याद रखना, डेट इज रोलैंड हिल। जिसने डाक टिकट का आविष्कार किया था वो इस तरह से दिखते हैं, रोलैंड हिल। इसके बाद एक व्यक्ति होते हैं, नाम आता है सैमुअल मॉर्स, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने तार यंत्र बनाया 1844 में। ठीक है, तो लिखिएगा नंबर 2, डेट्स कॉल्ड सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स 1844 ईस्वी। क्या बनाया भैया? तार यंत्र बनाया। पहले सूचनाएं जो है ना तार के माध्यम से दी जाती थी, पता होगा आपको ना। हाँ, तार यंत्र बनाया, अमेरिका के रहने वाले थे। और इस तार के माध्यम से पहला संदेश 71 किलोमीटर की दूरी से वाशिंगटन से बाल्टीमोर तक भेजा गया था। ठीक है, अमेरिका के रहने वाला थे। पहला संदेश कहां से कहां भेजा गया? तो भैया याद रखना, डेट्स कॉल्ड वॉशिंगटन से बाल्टीमोर तक। दूरी कितनी थी? 71 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, वॉशिंगटन से जो है वह बाल्टीमोर तक पहला संदेश भेजा गया था। ठीक है,
सैमुअल मोर्स। मतलब आप सोचो, समय के साथ जो हम हमारे वर्तमान जीवन को बड़ा सुविधाजनक जी रहे हैं, बहुत आराम से जी रहे हैं, यह सब किसकी देन है? यह सब इन्हीं वैज्ञानिकों की देन है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? स्वाभाविक बात है, अगर ये नहीं होते तो हमारा जीवन आज ऐसा नहीं होता। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, नाम है साइरस फील्ड। इसने 1866 में अटलांटिक केबल की नींव रखी। यह एक अंतरजलीय तार यंत्र था जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया था। लिखिएगा नंबर 3, साइरस फील्ड। 1866 की बात है, इन्होंने जब यह आविष्कार किया था। कब की बात है? 1866 की। इन्होंने अटलांटिक केबल बनाई। केबल, अटलांटिक केबल, ठीक है। यह एक अंतरजलीय तार यंत्र था जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया था। यह एक अंतर जलीय तार यंत्र था जो अमेरिका, और अमेरिका भी कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ज्यादा विकसित है दक्षिण अमेरिका की तुलना में, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका से यूरोप के मध्य लगाया गया था। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा सर, ये मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना। डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल बनेगा, कहीं भी कोई इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सर ये है साइरस फील्ड, आप देख लो भाई साहब। और इन्होंने जो अटलांटिक केबल लगाई वह कुछ इस तरह से थी, आप देखिए। इसका नाम मूल रूप से एंग्लो अटलांटिक कंपनी था, सॉरी, द एंग्लो अमेरिकन टेलीग्राम कंपनी था यह। और इन्होंने 1866 ईस्वी में यह लगाया गया था। 4 केबल्स थी टू अमेरिका के लिए। ड्यूप्लेक्स सिस्टम लगाया गया था। ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है आने वाला जाने वाला, ठीक है। दो अलग अलग रास्ते थे। एक 1875, 1880, 1879 और फिर उसके बाद 1869। तो इस तरह से ये केबलें बिछाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी स्थापित की गई थी, इस कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, द एंग्लो अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी। ये कंपनी के माध्यम से लगाया गया था। और कुल मिलाकर के 4 केबल्स का यह सिस्टम था। आप देखो, तो ये पहला नक्शा है जो एंग्लो अमेरिकन कंपनी के द्वारा जारी किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? आप सोचो मेरे दोस्त, बड़ी जबरदस्त बातें हैं यहाँ पर। कंपनी द एंग्लो अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी थी जिसके माध्यम से यह अंतरजलीय तार यंत्र लगाया गया था उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका से कहाँ तक लगाया गया था? यह यूरोप तक लगाया गया था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका कनाडा का भूभाग आ गया। ये लेब्राडोर यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रिटिश अमेरिका लिखा हुआ है, न्यू फाउंडलैंड जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है न्यू फाउंडलैंड। लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कहीं सारा भरने में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है यह लिखा हुआ है आपके आयरलैंड लिखा हुआ है, फ्रांस है इधर। पूरा का पूरा आप नक्शे में देखिए तो आप उस तरह से एक बहुत शानदार एक अल्टीमेट काम यहाँ पर किया गया था। क्लियर हो गई क्या बात? लिख लिया। अब इन्हीं सबके बीच में 1874 में अंतरराष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कर दी गई। तो लिखिएगा 1874 में
नोट करके लिखिए, नोट। 1874 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना। आपका और हमारा बचपन जो है वह कैसे बीता था सर? तो हम कहते हैं सब टीवी देख करके बीता, ये करके देखा। आजकल के बच्चों का जीवन जो है मोबाइल में बीतता है। पर दोस्त, टीवी का आविष्कार 1876 में इंग्लैंड के ग्राहम बेल, सॉरी, टीवी तो जॉन लॉगी बेयर्ड की है, हम बात करें टेलीफोन की। हाँ, टेलीफोन का आविष्कार 1876 में इंग्लैंड के ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। तो अगला आविष्कार लिखेंगे हम, नंबर 4, ग्राहम बेल। बेल होता है घंटी, और टेलीफोन में भी तो घंटी ही बजती है ना? लिखो, ग्राहम बेल। कहाँ का रहने वाला था भाई साहब? इंग्लैंड का रहने वाला था। और कब की घटना है? 1876 ईस्वी की है। इस भाई ने क्या काम किया? तो याद रखना, टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? याद रखना, टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखो, पहला कॉल इस तरह से किया था ग्राहम बेल ने। ये है सर ग्राहम बेल, देखो, ये इस तरह का फोन बनाया था ग्राहम बेल ने। आप देख रहे होंगे, मैं मान के चलता हूं, इस तरह से ये पहला फोन श्रीमान ग्राहम बेल के द्वारा तैयार किया गया था, ग्राहम बेल। और इन्होंने पहला कॉल अपने ही मित्र को लगाया था इस तरह से। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक नाम आता है, याद रखिएगा, 1896 की बात है, 1896 की बात है। बेतार के तार का आविष्कार किया गया। वायरलेस टेलीग्राफी का यह आविष्कार था। तो इसका नाम किसने किया था, ये जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो लिखिएगा नंबर 5, 1896 ईस्वी में बेतार के तार का आविष्कार। बेतार के तार का आविष्कार किया। वायरलेस टेलीग्राफी यह थी मूल रूप से। वायरलेस टेलीग्राफी। ठीक है, इसके बाद 1901 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। लिखो, अब तो छोटी छोटी बातें हैं, खत्म होने की कगार पर है। 1901, लिखिएगा मार्कोनी। ईस्वी, रेडियो। मार्कोनी ने किसका आविष्कार कर दिया? तो याद रखना भैया, रेडियो का आविष्कार किया। लिख लो। और जे एल बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड, 1925 टीवी का आविष्कार, यहीं पर लिख लेते हैं, जे एल बेयर्ड। नाइनटीन 25 ईस्वी इन्होंने आविष्कार किया टीवी का। टीवी यानी कि टेलीविजन। लिख लो। यह है हमारे औद्योगिक क्रांति का पहला चरण मेरे प्यारे साथियों, जिसकी मूल शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहला यह परिवर्तन आया था। क्या बात क्लियर हो गई? लिख लो यहां तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के द्वितीय
चरण को लेकर के। ठीक है, कुछ बातें एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं, जो जो आविष्कार आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, हमने हमारी बात की शुरुआत की थी मूल रूप से परिवहन के क्षेत्र को लेकर के। किसको लेकर के शुरुआत करी? परिवहन को लेकर के हमने हमारी बात रखी। मकाडम जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, इसने सबसे पहले मकाडम प्रणाली की शुरुआत करी। सड़क निर्माण की तकनीक थी ये, जेम्स ब्रिडली और इसका सहयोगी जॉन गिलबर्ट था। 1761 में नहर बनाने की तकनीक खोजी। पहली नहर वर्सली कैनाल थी, जो वर्सली से मैनचेस्टर तक लगाई गई थी। इसके बाद 1788 से 1796 का काल नहरोन्माद का काल कहलाता है, कैनाल मेनिया। इस दौरान कुल 46 नहरें बनाई गई थी। फर्डिनांड द लेसेस फ्रांस का इंजीनियर था। 1869 में इसने स्वेज नहर बनाई। लाल सागर को भूमध्य सागर से यह जोड़ने का काम किया करती थी। लाल सागर से भूमध्य सागर तक यह थी, और इसने भारत से यूरोप की जो दूरी थी वह 1/3 कम कर दी थी। रॉबर्ट फुल्टन अमेरिका का रहने वाला था। 1807 में इसने विश्व की पहली वाष्प चालित नौका क्लेमोंट बनाया। अमेरिका की हडसन नदी में इसे चलाया गया। आलोचकों ने इसे शैतान का औजार कहा था। इसके बाद सीरियस या साइरस विश्व की पहली नाव थी जिसने समुद्र पार किया हो। 1838 में 18 दिन का सफर तय करके यह जो है वह अटलांटिक महासागर को पार करती। रिचर्ड ट्रेवेथिक 1801 ईस्वी में पंपिंग डेविल नाम का एक इंजन बनाया। फुफकारने वाला दानव था, इसे ट्रेविथ ने बनाया था। जॉर्ज स्टेफेंस 1814 में भाप का इंजन बनाया, नाम था रॉकेट। इसे 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली पहली रेलगाड़ी में लगाया गया। ये विश्व की पहली रेलगाड़ी थी। चार्ल्स गुडियर रबर टायर बनाया इसने 1839। गैसोलीन 1880 में पेट्रोल इंजन। काउंट वॉन जिपलिन जर्मनी पहली बार वायुयान का डिजाइन तैयार किया, असफल रहे। राइट बंधु बिल्वर और ओरविले अमेरिका के ओहियो के रहने वाले थे। 1903 में वायुयान इन्होंने बनाया। संचार के क्षेत्र में रोलैंड हिल इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1840 में डाक टिकट। सैमुअल मोर्स 1844 में अमेरिका के थे। तार यंत्र बनाया। पहला संदेश वॉशिंगटन से बाल्टीमोर तक भेजा गया 71 किलोमीटर की दूरी में। साइरस फील्ड 1866 में अटलांटिक केबल एक अंतरराज्यीय तार यंत्र था जो उत्तरी अमेरिका से यूरोप के मध्य लगाया गया। कंपनी थी द एंग्लो अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी। 1874 में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना करी। ग्राहम बेल टेलीफोन इन्होंने बनाया 1876 में। 1896 में बेतार के तार का। मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का। जे एल बेड ने 1925 में टीवी का आविष्कार किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।